नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे CGPSC छत्तीसगढ़ की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2019 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 6 नवंबर 2020 को। मॉडल आंसर की देखेंगे, प्लस 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे टोटल 100 में से, उनके रीजंस भी जानेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। पेपर का लेवल इजी है, आजकल जो सेट का पेपर होता है आते हैं उस लेवल का पेपर है। ये पेपर इंपॉर्टेंट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC का होने वाला है नवंबर 2024 तक, एंड CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 में, उसके लिए रिलेवेंट रहेगा। और बाकी इंपॉर्टेंट होगा बाकी स्टेट्स की सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नेट एग्ज़ाम के लिए भी इसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गॉसेंस फर्स्ट लॉ। सो अपने को पता है कि गॉसेंस फर्स्ट लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और सेकंड लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये है सेकंड लॉ, गॉसेंस सेकंड लॉ, ठीक है। पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फॉर एन इन्फीरियर गुड। सो इसमें हमेशा ही डाउट चलता है। सो नेट में भी पूछा गया है, CGPSC ने जो आंसर दिया है उस हिसाब से देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदता है। एंड इनकम इफेक्ट कैसे देखेंगे कि चेंज ऑफ रियल इनकम, हाउ चेंज ऑफ रियल इनकम अफेक्ट्स द डिमांड। सो इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, मतलब कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड, जैसे कि डालडा घी आपने सुना होगा बचपन में, तो जैसे कि इनकम अमीर होंगे लोग तो फिर देसी घी खाने लग जाएंगे, तो रियल इनकम इंक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड कम खरीदते हैं। सो इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। CGPSC ने ए आंसर दिया है। अगर आपका मत इससे डिफरेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। इन द कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड ऑफ मेजरिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए राइज इन प्राइस द कंज्यूमर इज अनअफेक्टेड। अप्रभावित रहता है कंज्यूमर। सो फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंपनसेटिंग वेरिएशन, ये एक एडजस्टमेंट है इनकम में जो कि कंज्यूमर को वापस ओरिजिनल यूटिलिटी पे ले आता है सेम डिफरेंस कर्व पे। तो ये हिक्स ने दिया था। और सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए कॉस्ट डिफरेंस मेथड दिया था स्लस्की ने, और स्लस्की ने जिसमें कंज्यूमर जो है हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाता है। तो जैसे सेम इंडिफरेंस कर्व में रहता है हिक्स में, और उसमें बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता कंज्यूमर पे, और स्लस्की वाले में इंडिफरेंस कर्व मूव हो जाता है, ऊपर वाले पे चला जाता है, ठीक है। फॉर एनी कर्व टू बी लेप्टोक्रेटिक, बीटा क्या होगा? बीटा का मान होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 3। सो जो कर्टोसिस होता है उस वो कितना कर्व तीखा है बोलते हैं पीकडनेस, इसको मापता है। सो इसकी वैल्यू है होती है ग्रेटर देन 3, 3 और लेस देन 3। सो इसको याद कैसे कर सकते हैं? लीप, लीप मतलब जंप होता है ना, लीप फ्रॉग करना बोलते हैं। तो लीप, लीप सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ज़्यादा जंप है उसको बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3 पे आता है उसको मेसोकर्टिक, और सबसे जो ऐसे है उसको बोल देंगे हम फ्लैट, फ्लैट है ये, तो इसको बोलेंगे प्लेटोकर्टिक। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। बाकी बीटा, बीटा 2 होता है जो कि होता है μ4/μ2², और कर्टोसिस जो होता है वो गामा 2 होता है β2-3। तो इसको जीरो, ये गामा 2 जीरो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो β2 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकलता है अमंग दीज विच इज़ नॉट करेक्ट। सो अपने को पता है, यहाँ लिख दो SD, MD एंड QD। सो ये होता है 4SD = 5MD = 6QD। 4, 5, 6 का रिलेशन होता है। तो QD = 5/6 MD, ये भी सही है। MD = 4/5 SD, ये भी सही है। और QD
यानी 6QD इक्वल टू 4SD, तो 3QD इक्वल टू 2, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। सो डायरेक्ट ये याद कर लो इसको। अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स। सो प्रथम पूर्ण संख्याओं का अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो पूर्ण संख्याएं आपको पता होगा, इसमें ट्रिक इतनी है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 1 से लेकर 14 तक हो जाएंगी पहली 15 संख्या में 0 भी आएगा। अब उनका अरिथमेटिक मीन तो उनका सम करेंगे। सो पहली 15 संख्याओं का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और टोटल संख्याएं हैं 15। सो ये फॉर्मूला है, इनको एक एक बैठ के ऐसे सम नहीं करना कि 1 2 3 इसमें जोड़ते जाओ, सीधा फॉर्मूला लगाओ n इंटू एन प्लस 1/2। n यहाँ पे 14 है क्योंकि 0 को हम नहीं जोड़ रहे, तो 14 इंटू 14 प्लस 1 15/2, और नीचे ये तो हो गया टोटल। एवरेज निकालने के लिए मीन निकालना है ना, टोटल बट्टा संख्या कितनी है, संख्या है 15, 15 से 15 कट गया, 2 7 जा 14, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही ट्रिक है कि भाई आपको पता होना चाहिए होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 14 संख्याओं का योग का n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है, डायरेक्ट आप जोड़ भी सकते हैं। फिर है द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो 7th में चलते हैं, ये एक रिलेटिव मेजर है और इसका आंसर हो जाएगा ए। सो सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, और रिलेटिव मेजर इसलिए है कि सिग्मा की जो यूनिट होगी वो ऑब्जर्वेशन, सपोज आपको सेंटीमीटर में सबकी हाइट दे रखी है तो उसका सिग्मा भी सेंटीमीटर में आएगा और उसका एक्स बार भी सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, तो इसकी वीमा जो है, इसकी यूनिट है वो कुछ भी नहीं बचेगी, 0। तो यूनिटलेस जो मेजर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर, सापेक्ष। तो दो अलग अलग चीज़ों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दूध लीटर में मापा हमने, हाइट सेंटीमीटर में मापी, तो उनका हम मीन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन दोनों चीज़ों का कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिव मेजर है, इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसमें ए हो जाएगा। इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल आर मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इतना अच्छा आया है कि इसको बोनस करना पड़ गया, मतलब इसको डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि जो इसने उन्होंने वैल्यू दी है सारी की सारी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे असर पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पूछा है, और प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? सपोज कोई संख्या हमने ले ली, कोई नंबर ले लिया 3 3 7 9 13, ये रैंडम नंबर है। पहले हमने इसका मीन निकाला, तो मीन 3 3 6 7 13 9 22 13 35/5, 7 मीन आ जाएगा। मीडियन जो होता है बीच का वो भी 7 आ जाएगा। मोड सबसे ज़्यादा बार आया है 3, तो 3 आ जाएगा। और रेंज जो है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 13 - 3 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपने देख लिया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब संख्याओं को, तो ये हो गया 6, 6 14 18 26। सो मीन क्या आएगा, मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, मीडियन भी बीच वाला 14 बचा, मोड भी सबसे ज़्यादा बार 6 आया 2 बार 6 हो जाएगा, और रेंज भी 26 - 6 इक्वल टू 20, तो ये भी डबल हो गई। तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, सब पे प्रभाव पड़ रहा है मल्टीप्लाई करने का। तो आप बोलोगे भाई फिर किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ना -1 से 1, उस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन का, कि भाई एक लाइन ऐसे और एक लाइन दोनों 90 डिग्री का है, तो इसमें उसको कितना ही मल्टीप्लाई कर दो वो 90 डिग्री रहेंगे दो लाइन्स के बीच में जो एंगल है। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट आता तो इसका ऑप्शन कुछ मिल जाता, वरना ये क्वेश्चन हो गया डिलीट। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, द प्रोबेबल एरर, जो संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, होता है 0.6745। सो थोड़ा इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए प्रोबेबल एरर का यूज़ होता है। इसमें आर जो है, स्मॉल आर जो दिख रहा है, इसमें ये ऑप्शन होगा, स्मॉल आर जो दिख रहा है वो 1 - r², ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
तो आपको देख के पूछा जा सकता है कि प्रोबेबल एरर निकालो अगर हमारे पास आर और एन दिए हुए हैं तो। और प्रोबेबल एरर की वैल्यू -1 से 1 की होती है, इसके बीच होती है। और एक कोरिलेशन कोफिशिएंट की रिलायबिलिटी कि कितना रिलायबल है, कितना बीच में आ रहा है, वो चेक करने के लिए होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद करना है। PQLI की वैल्यू, सो PQLI है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एक परसेंटेज होता है। 3 फैक्टर्स जो होते हैं इसके, उनका एवरेज करके निकाला जाता है। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले इंडिकेटर, सो पहले इस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि भाई HDI है, PQLI है, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI है, तो इनके कौन से इंडिकेटर हैं, कितने इसमें डायमेंशन है, कितने इंडिकेटर हैं, ये पूछते थे। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है ये चल रहा है कि इंडिकेटर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। डेफिनेशन कैसे, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितने दिन के तक के बच्चे का देखते हैं कि भाई 1000 बच्चों पे कितने बच्चे जीवित नहीं रहे कितने दिन तक, तो वो उसमें होता है 1 साल। और जैसे अभी नेट में पूछा था, अगस्त 2024 के नेट में पूछा था कि नियोनेटल जो होती है उसमें कितने दिन तक के बच्चों, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर जो होती है उसमें कितने दिन के बच्चों तक देखा जाता है, तो उसमें 28 आंसर था। तो अभी क्या है, नया ट्रेंड जो है वो जो इनके इंडिकेटर हैं उनकी डेफिनेशन से पूछा जा रहा है कि भाई लिटरेसी देख रहे हैं तो लिटरेसी रेट स्कूल की देख रहे हैं कि 14 साल तक के बच्चे की देख रहे हैं, किसकी देख रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी 0 से 100। When was the concept of MPI introduced? सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2010। सो द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट UNDP ने और उसके साथ ही ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव OPHI, ये दोनों ने मिलके इसमें, और है ना MPI में कितने डायमेंशन है, MPI के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर है। ठीक है, हर एक डायमेंशन के बीच में किसी में 1 इंडिकेटर है, किसी में 2 है, किसी में 5, ऐसे करके। फिर एक नीति आयोग ने क्या किया 2023 में, इंडिया का नेशनल MPI निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और उसमें इंडिकेटर इन्होंने क्या कर दिए, डायमेंशन तो 3 रखी, इंडिकेटर कर दिए 12। 2 इंडिकेटर जोड़ दिए, कौन से, मैटरनल हेल्थ जोड़ दिया और बैंक अकाउंट जोड़ दिया। ठीक है, ये MPI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। अब एग्रीकल्चर ईयर इन इंडिया, नेक्स्ट में चलते हैं। एग्रीकल्चर ईयर कब से कब आता है, सो ये 1 जुलाई से 30 जून तक आता है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल ईयर कब से कब तक होता है, बजट वाला फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, फिर RBI का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो RBI का फाइनेंशियल ईयर पहले होता था जुलाई से जून तक, लेकिन 2020 के बाद 2020 से इन्होंने चेंज कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया। मतलब अभी RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। ठीक है, और पहली एग्रीकल्चरल जनगणना के बारे में भी पूछ लेते हैं। सो एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो 1970 में स्टार्ट हुई। आई थिंक ये भी नेट में आया था, और अभी हर 5 साल से होती है, तो 50 साल पहले इसमें 10 कंप्लीट हो चुकी, तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो 2020 तक 10 हो चुकी। अभी 11वीं चल रही है, कोरोना की वजह से लेट हो गई। एग्रीकल्चर सेंसस की बात कर रहा हूँ मैं, कृषि जनगणना, और 11वीं चल रही है, वो 2022 से स्टार्ट हो रखी है, कोरोना से लेट हो गई। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। सो जो स्पेशलाइज्ड बैंक है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाबार्ड है सबसे पहले। सो नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, और हेड क्वार्टर है मुंबई, और रिकमेंडेशन आई थी शिवरामन कमेटी की तरफ से। ठीक है, फिर एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1982, ये भी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। फिर आता है सिडबी, अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी और काम करना स्टार्ट किया था 2 अप्रैल 1990 से, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, और UK सिन्हा कमेटी इससे रिलेटेड है।
कमिटी के भी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। फिर चौथी जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो स्पेशलाइज्ड कंपनी है वो है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये 9 जुलाई 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है। सो लखनऊ, कानपुर, इंदौर इस टाइप के दे रखे हैं, तो इसमें लखनऊ है SIDBI का हेडक्वार्टर। तो ये पता होने चाहिए आपको इंडियन इकोनॉमी में। इससे स्टैटिक से पूछेंगे तो इनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इन द ईयर 2014 इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड सत्यमेव जयते स्कीम इन द नेम ऑफ द विच पर्सन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये उस टाइम के हो सकता है, थोड़ा करंट का क्वेश्चन है। ब्लैक क्रांति, ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अल्टरनेट एनर्जी से संबंधित है। सो ग्रे रिवॉल्यूशन जो है, फर्टिलाइजर का जो रिवॉल्यूशन था उसको बोलते हैं, उसका नाम था ग्रे। ठीक है। और गार्डनिंग और स्पाइसेस, मसालों से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट कोई रेवोल्यूशन नहीं हुए हैं। और अल्टरनेट एनर्जी की बात करें, सो क्रूड ऑयल पर निर्भरता को कम करने के लिए और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन नाम से हुआ है। जैसे कच्चा तेल काला तेल बोल सकते हैं, उससे अपन याद रख सकते हैं कि कच्चे तेल काले तेल से दूर जाने के लिए काली क्रांति है ये परिभाषित किया है। दूसरी, वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों को खोज के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन? सो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2007 में UPA गवर्नमेंट के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसमें वीट, राइस, दाल सब आते हैं। ठीक है। अब आया है किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम विकास दर प्राप्त हुआ? सो विकास दर की बात कर लेते हैं। सो टेंथ में विकास दर है 7.6%, और टेंथ कहाँ से कहाँ तक थी? 2002 से 07 तक। ठीक है। एट्थ में था 6.5%। आपको एग्जैक्ट याद रखना नहीं है कि कितना एग्जैक्ट था, 6.5 था। आपको ईयर पता होनी चाहिए सब पंचवर्षीय योजना की। अभी तो नेट के पेपर 1 में भी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं, पीपल, इन्वायरमेंट और कहाँ से, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं। 5.8% सेवन्थ, और ये था 85 से 90। और आपको पता है 90 और 92 के बीच में प्लान हॉलीडे, दो एक साल के प्लान थे। और इसमें है 5.6 नाइन्थ में, और ये था 97 से 2002। सो अब कब ऊपर नीचे हो रहा है इसका आपको थोड़े थोड़े रीजन पता होने चाहिए। सो नाइन्थ में इसका आंसर नाइन्थ होगा। सो नाइन्थ में सबसे कम थी, जो ऑप्शन दिए हुए उनमें नाइन्थ में सबसे कम थी। उसका रीजन था कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था एक 1997-98। सो ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 1997 से 2002 के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसकी वजह से कम हुई ग्रोथ, और ऑयल प्राइसेस हाई चले गए थे क्राइसिस की वजह से। और सबसे बड़ा इंडिया का अकाल जो है पिछले 30 सालों में, वो 2002 में, उसको बोलते हैं ऑल इंडिया अकाल, वो भी 2002 में पड़ा था। तो इस एरिया के अंदर तो इसमें ग्रोथ कम हुई। और अगर ओवरऑल बिना ऑप्शन के, अगर ओवरऑल 1 से लेके अभी तक जितने हुए हैं 12, 1 से लेके 12 तक में सब प्लान में ओवरऑल में सबसे कम ग्रोथ अगर देखी जाए, ओवरऑल लोएस्ट हुई है थर्ड 5 ईयर प्लान में। सो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 61 से लेके 66 तक था, और उसको क्या बोलते हैं? गाडगिल योजना भी बोलते हैं। जैसे था ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसी मॉडल, ग्रोथ मॉडल पे था, सेकंड वाला महलानोबिस मॉडल बोलते हैं, थर्ड वाला गाडगिल योजना। सो उस पे थी 2.4। सो विच 5 ईयर प्लान हैज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट? विदाउट ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो आप बोलेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान 2.4% ग्रोथ थी, और उसका कारण भी 61 से 66 के बीच क्या हुआ था? चाइना के साथ वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, और एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 65 वाला, 1965 का। सो कृषि आधारित देश है अपना, तो इस पे भी ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ। ओवरऑल देखे जाए तो थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल योजना वाला। ठीक है। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज? सो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, PM। सो चेयरमैन तो था जवाहरलाल नेहरू, और VC जो होता है वाइस चेयरमैन, वो था गुलजारी लाल नंदा। सो इससे रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऑल ऑफ द अबव था, इसमें 17th में D था, और इसमें गुलजारी लाल नंदा था। सो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग और
प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस इतना था कि प्लानिंग कमीशन थोड़ी अपनी चला सकता था। नीति आयोग का नाम केवल थिंक टैंक एंड एडवाइजरी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन जो है वो इम्पोज कर सकता था अपने निर्णय, और अभी इम्पोजिशन अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पावर है। और इसका क्या होता है, नीति आयोग का क्या होता है, सेम एक चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन तो अभी तक नीति आयोग के मोदी जी बने हुए हैं, जब से मोदी जी ने संभाला कार्यभार। और वीसी जो है वो अभी तक 3 चेंज हो चुके। सो पहला है अरविंद पानगारिया 2015 से 17 के बीच में। दूसरा है राजीव कुमार 2017 से 2022 के बीच में। तीसरा अभी जो करंट है वो है सुमन बेरी, बंदा ये सुमन नाम है, सुमन बेरी। 2022 से अगर पूछे नीति आयोग का वाइस चेयरमैन वीसी कौन है, तो सुमन बेरी है। और चेयरमैन कौन है, मोदी जी। ठीक है। और ये जो फर्स्ट वीसी जो होंगे नीति आयोग के वो हैं अरविंद पानगारिया, जो कि अभी जो करंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके भी करता धरता है मैन। ठीक है, तो इस ऑप्शन में गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत मैं टाइम ले रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। मेरा उधर से ये पेपर कराने का यही है कि हम आराम से, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, मतलब हर एग्ज़ाम में कि भाई 30% ईजी होता है ना, 50% मॉडरेट होता है, 20% हार्ड होता है। और हर एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहती है, 60%, मैक्सिमम कट ऑफ 65% रहती है। तो वो चाहते हैं कि भाई ये वाले तुम 25 कराओ, 50 में से आप 40 कर लो, और 2-4 इसमें से भी कर लो। सो इतने जो मीडियम और इजी क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वो रिपीट होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो पक्का रिपीट होंगे, क्वेश्चन चाहे रिपीट ना हो। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़े आसपास के भी कवर करता चलूँ। ठीक है। 9th ऑल अबव गुलजारी लाल जी। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सर्विस टैक्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट। सो इसमें हो जाएगा सी 88th। और अगर आप बता सको तो जीएसटी का बताओ, जीएसटी के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जीएसटी वाला, तो वो है 101, 101st। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था। मॉनेटरी इंटेंसिटी क्या है, सो मॉनेटरी इंटेंसिटी या मॉनेटरी डिपनिंग बोल दें, वो है M3/GDP। और मोनेटाइजेशन, परसेंटेज ऑफ मोनेटाइजेशन क्या है, वो होगा M1/GDP। तो ये है मोनेटाइजेशन और ये है इंटेंसिटी। ठीक है। चक्रवर्ती कमेटी हैज़ रिकमेंडेड विच वन एज द बेस मनी। सो ये हो गया बोनस या डिलीट। तो डिलीट होने का कारण क्या था, डिलीट होने का कारण ये था कि चक्रवर्ती कमेटी ने SLR और CRR पे बात करी थी 1985 में। ठीक है, कि रिजर्व कितना रखना है, ठीक है, उस पर। और ये जो बेस मनी की बात हुई है और हाई पावर्ड मनी है, और बेस मनी सबसे पहले M0, बेस मनी जो है M0 का नाम दिया था रेड्डी, YV रेड्डी। आपने पुराने नोट देखे होंगे, उन पे सिग्नेचर रहते हैं, ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, YV रेड्डी। सो YV रेड्डी ने, रेड्डी कमेटी थी उनकी, और उन्होंने सबसे पहले M0 का नाम दिया था। और M0 क्या होता है, CC प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, बैंकर्स डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये होता है। और ये रिप्रेजेंट करता है मॉनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी, और मोस्ट लिक्विड होता है ये M0 बेस। सो इसका M0 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कमेटी गलत लिख दी, कमेटी गलत लिख दी, इसके चक्कर में ये हो गया बोनस। ठीक है, क्योंकि रेड्डी कमेटी ने सबसे पहले यूज़ किया था M0, चक्रवर्ती कमेटी इससे रिलेटेड नहीं है। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो ये आपको पता है, 22 वाले में ए हो जाएगा, क्योंकि ये होता है मीन माइनस मोड बाई सिग्मा। और दूसरा, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है 3 मीन माइनस मीडियन। अगर मोड नहीं दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये कैसे आया, मतलब मोड की जगह आप रख दो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
मतलब मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो भी है ये लिख दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है। इफ़ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर 0.8 0.7, तो कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको पता है कि ये अंडर रूट होता है R1 इंटू R2, रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, तो एक तरह से ये होता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य होता है उनका। सो 0.8 इंटू 0.7, सो ये आ जाएगा 0.56। अब आपको 0.56 डायरेक्ट अंडर रूट करना भी नहीं आता होगा और टाइम भी लगेगा, तो 0.56 इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि एक से कम संख्याओं का अंडर रूट लेने पे उससे बड़ी संख्या आती है। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या आ गई। अब कौन सा होगा, तो आपको 0.75 का स्क्वायर पता होगा कि 5 का 25 लिख दो और 7 का 7 इंटू 8 ये लिख दो। सो 0.75 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5625 आएगा, तो 0.75 से थोड़ा सा कम लेना है ताकि 0.56 ही आ जाए, तो ये हो जाएगा 0.748। और एग्ज़ाम में और ज़्यादा श्योर होना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अंडर रूट नहीं आता तो इसका 0.8 इंटू 0.7 करना है और आंसर आएगा 0.748। ठीक है, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, सिंपल आ गया। द कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म इन हायरिंग लेबर इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागत जो बाहर से दिखती है, स्पष्ट लागत वो होती है जो कि अपने को उत्पादन में वस्तुओं का उत्पादन करने में जो चीज़ें लगती हैं वो हो गई स्पष्ट लागत, और इम्प्लिसिट कॉस्ट ये हो गई अस्पष्ट लागत जो दिखती नहीं है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई फर्म अगर सपोज उसने इतना बड़ा दुकान खोल के और उसने चप्पलें बेचना स्टार्ट करी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वो भाई उस दुकान पे कुछ और कर सकता था, वहाँ पे उस दुकान को किराए पे दे सकता था खुद की दुकान को, या कुछ और धंधा कर सकता था, तो उस धंधे को छोड़ा तो उसको वो कॉस्ट हो जाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। सो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। IMF एंड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक तो ये IMF, दो बहनें हैं IMF एंड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी तो ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड बैंक खुलने के बाद इसके अंतर्गत आता है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो हुआ था, ब्रेटन वुड 1944 का कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इन दो बहनों का 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1945 में स्थापना हुई थी, और अभी वर्ल्ड बैंक, और ये इन दोनों का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी जो है वो इन दोनों का हेडक्वार्टर है। सो IMF और IBRD ये याद रख लेना, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, और इनकी स्थापना ये है, और वाशिंगटन है इनका हेडक्वार्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश द नाबार्ड। अभी ये आ गया नाबार्ड, तो कौन सी कमेटी ने नाबार्ड दिया था। ठीक है, सो इसमें हो जाएगा शिवरामन कमेटी। सो हमने अभी डिस्कस किया था पिछले एक क्वेश्चन में नाबार्ड से रिलेटेड। और नरसिम्हन कमेटी है, ये है RRBs के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स RRB। और अभिजीत सेन कमेटी है, ये है MSP के लिए। और वांचू कमेटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्थापना हुई थी इससे, इनकम टैक्स। तो ये बाकियों का भी ऑप्शन मैंने बता दिया किस किस के लिए। नाबार्ड के लिए शिवरामन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNCTD। तो इनके पब्लिकेशन है तीन चार फेमस, वो आपको याद करने हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या निकालती है, आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF क्या निकालता है, WTO क्या निकालता है। फोकस प्रोडक्ट एंड फोकस मार्केट आर टू स्कीम्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी चल रहा है बहुत सारे राज्यों में, कि एक
ज़िले का एक उत्पाद रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है शायद, तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है कि उसको बढ़ावा दें ताकि एक्सपोर्ट कर पाएँ। द बेस ईयर इंस्टेड ऑफ 2004-5 फॉर द नेशनल इनकम जीडीपी सीएसओ इज प्लानिंग टू यूज विच बेस ईयर। सो सीएसओ रियल जीडीपी के लिए 2011-12 यूज़ कर रहा है। सो जो रियल जीडीपी के लिए जो प्राइस यूज़ किया जाएगा वो 2011-12 का यूज़ किया जाएगा। डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो डायरेक्ट कुछ ज़्यादा इजी आ गया, हेबरलर। डी हो जाएगा इसमें। कॉस्ट ऑफ टैरिफ एंड एब्सोल्यूट लॉस ऑफ टैरिफ अराइजेज ड्यू टू विच काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ टैरिफ। सो इसका आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, पुनर्वितरण। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन सा है 32 में। सो पहले चलते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट ये होगा कि कंजम्पशन कम हो जाता है कॉस्ट बढ़ने से, कंज्यूमर सरप्लस में कमी आ जाती है। कि पहले सपोज लोग आईफोन खरीद रहे थे भर भर के, गवर्नमेंट ने क्या किया, आईफोन पे 50% टैक्स लगा दिया, तो लोग आईफोन कम खरीदने लग गए, कॉस्ट बढ़ गई उनकी, तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, तो उनका कंजम्पशन इफेक्ट आ गया, ठीक है। रेवेन्यू इफेक्ट, जैसे आईफोन पे ड्यूटी लगाई, डबल 50% टैक्स लगाया, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गया, चांदी हो गई। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट कब आएगा, जब प्रोड्यूसर एंड रिसिपिएंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा हुआ, ठीक है, जो बाहर वाले हैं, और गवर्नमेंट के पास पैसा आया ना रेवेन्यू का, और गवर्नमेंट ने गरीबों में बांट दिया, तो उन गरीबों को फ़ायदा हो रहा है, और अमीर जो खरीदने वाले थे आईफोन उनको नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, पुनर्वितरण, ठीक है। पुनर्वितरण की बात होगी तो प्रशुल्क की लागत और प्रशुल्क की निश्चय हानि, ये आते हैं पुनर्वितरण के अंतर्गत। कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है, तो ये जिस टाइम पे एग्ज़ाम हुई थी तब ये ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न नहीं थी, लेकिन अभी ये महारत्न बन चुकी है, तो ये अभी महारत्न है। और कितने महारत्न हैं, अगस्त 2023 में ही ये महारत्न अपग्रेड हुई है नवरत्न से, और अभी टोटल 13 महारत्न हैं। कितने हैं, 13, और 13वीं कौन सी है, OIL है, ठीक है। और 25 है नवरत्न, होने तो चाहिए 9 पर 25 है, तो इनकी प्रोडक्शन प्रॉफिट उस पर रहता है क्राइटेरिया। तो उस टाइम पे OIL थी। व्हेन वाज द बेस रेट इम्प्लीमेंटेड इन RBI, सो 34 का हो जाएगा B, जुलाई 2010। सो बेस रेट क्या होता है, बेस रेट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट ए बैंक कैन चार्ज इट्स बोरोअर्स। सो बैंक अगर किसी को लोन देती है तो वो मिनिमम कितना चार्ज कर सकती है, तो जैसे RBI ने बता रखा है शायद, मतलब कि सपोज RBI ने बोल दिया कि मिनिमम तुम 6% चार्ज करोगे, तो बैंक ऑब्वियसली 6 तो नहीं करेगी, 6 से ज़्यादा करेगी, पर मिनिमम एक गाइडलाइन RBI ने दे दी है, उसी को बोलते हैं बेस रेट सिस्टम। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन मेथड ऑफ डिवोल्यूशन। सो एब्जॉर्प्शन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो सिडनी अलेक्जेंडर आएगा डायरेक्ट। अलेक्जेंडर से कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड। देखो पब्लिकेशन के 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, तो ये होता है IMF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आयरन लॉ ऑफ वेजेस इज कॉल्ड, सो लॉ सिद्धांत वही है कि सब्सिस्टेंस लेवल वेज थ्योरी, जीवन निर्वाह स्तर, कि भाई इतनी मजदूरी दी जाए कि बस वो खाना खा ले, पौवे पीने जितनी मजदूरी ना हो, जो कि आजकल हो रहा है। कि अगर 20 रुपये की, सपोज 20 रुपये की थाली मिल रही है, पूरे दिन का खाना 20 रुपये में मिल रहा है, तो तुमको 20 रुपये ही मजदूरी मिल रही है, ठीक है। हु गेव दिस स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर टाइम प्रेफरेंस, कि ब्याज वो है समय अधिमान वरीयता का पुरस्कार है। सो मनुष्य क्या करता है, वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक पसंद करता है। कि भाई इंग्लिश में कहावत है ना, हैंड इन हैंड इज क्या, बुश में होने से कुछ तो है, कि भाई झाड़ी में हो उससे ज़्यादा हाथ में बेटर है, ऐसा कुछ कहावत है कि लोग बोलते हैं आज, आज से बढ़कर कुछ नहीं। सो ये दिया था 38 में, फिशर ने दिया था। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर टाइम प्रेफरेंस। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। सो वैल्यू टोटल वैल्यू की बात करें हम, तो वो क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी, मार्जिनल वैल्यू एक की और इनटू प्राइस। सो वैल्यू ऑफ फिजिकल
वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट VMP हो जाएगा MPP इंटू प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन, सो मोनोपोली के लिए हो जाएगा 40 में MR इक्वल टू MC। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में MR इक्वल टू MC करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ये होगा परफेक्ट कंपटीशन का, और ये कहीं का नहीं है, तो ए हो जाएगा इसमें। जल्दी जल्दी चलते हैं। क्वासी रेंट इज द रिवार्ड टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज, सो इसका हो जाएगा ए दिया है। इकोनॉमिक रेंट इन द शॉर्ट रन बट ट्रांसफर अर्निंग इन द लॉन्ग रन। सो आपको पता है क्वासी रेंट जो होता है वो TR टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TR माइनस TVC होता है, बाय मार्शल इसने दिया था। और QR जो है वो शॉर्ट रन फिनोमिना है, और लॉन्ग रन में इसको इकोनॉमिक, इस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग रन में क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफ़र अर्निंग बोल देते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, और शॉर्ट रन में इकोनॉमिक रेंट या क्वासी रेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए ए हो जाएगा। TR माइनस TVC है। द प्राइस लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज P इज द वैल्यू ऑफ मनी इज V, देन द वैल्यू ऑफ मनी इज, सो V और प्राइस लेवल के बीच में उल्टा रिलेशन होगा कि जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ गया है तो आपकी जो वैल्यू है मनी की, पैसे की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उल्टा रिलेशन है ये, इंट्यूटिव आप देख सकते हो। प्राइस लेवल बढ़ता है तो मनी की वैल्यू गिरती है, इन्वर्स रिलेशन है। फिर आ गया 43। एक पर्सनल की इनकम ये है, टैक्स इतना है, कंजम्पशन इतना है, इंटरेस्ट इतना है, सेविंग इतना है, तो डिस्पोजेबल इनकम अपने को पता है। डिस्पोजेबल इनकम होता है YD इनकम माइनस टैक्स। तो ये बाकी चीज़ें सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। इनकम 57,000, टैक्स 9,000, तो कितने बचे, 48,000। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रेडिट क्रिएशन वेरीज इन्वर्सली विथ कैश रिजर्व रेशियो। सो साख का सर्जन है ना, क्रेडिट क्रिएशन, वो इन्वर्स होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये है कि RBI ने बोला कि तुमको जितने लोगों ने FD करवाई है उसका 4% तो तुम रखो, और बाकी दे दो लोन पे दूसरे लोगों को, बिजनेसमैन को लोन पे दे दो, लेकिन 4% तुमको रखना है। तो ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो, जो लोगों ने FD करवाई उनमें से। लेकिन अगर 4 की जगह RBI ने बोल दिया 40% रखो, तो ये लोन कम हो जाएगा ना भाई। लोन कहाँ से देंगे अगर पूरा का पूरा जो लोगों ने FD करवाई है वो सारा रख लिया, लोन किसी को दिया ही नहीं, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, तो पहला सही हो गया, तो ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर इन्वर्सली रिलेटेड, तो ये सही हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आ जाएगा इसमें A। और बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट का भी इन्वर्स रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा, तो इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। एक बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है, सपोज 1,000 का बॉन्ड है, बोला जाता है कि भाई 31 दिसंबर को 2024 में आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे इस बॉन्ड के। तो अभी ये कितने पे, ये 900 पे है, तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाओगे वो इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये इंटरेस्ट रेट कम होगी तो बॉन्ड 950 पे मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा है उसका, मतलब मेच्योरिटी पे डिफरेंस कम है। तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं समझते हैं, डायरेक्ट आप याद रख लो इन्वर्स रिलेटेड। इफ़ द इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप देन, सो लिक्विडिटी ट्रैप का ये वाला चार्ट बना लेते हैं। ये LM कर्व है, ये लिक्विडिटी ट्रैप है। तो IS यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, ये Y है, इनकम बढ़ रही है IS बढ़ने से, सो फिजिकल पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव हो जाएगी। और मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा रहे हैं, अगर IS कर्व फिक्स है और मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बढ़ा दी, तो चेंज नहीं हुई ना इनकम, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया LM। तो लिक्विडिटी ट्रैप में हॉरिजॉन्टल है LM। ठीक है, ये याद रखना। फिजिकल पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव यहाँ पे केंशियन रेंज में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय RBI। सो RBI क्या है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती, क्रेडिट कंट्रोल करती है। वो नोट इशू करती है, सेंट्रल और स्टेट के एजेंट भी होती है, और कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व के कस्टडी भी इसके पास होती है, लेकिन ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है। क्रेडिट क्रिएशन करेंगे बैंक्स। तो जो रिजर्व रेशियो है जो ऊपर दे रखा है, वो रिजर्व रेशियो के लिए
को कंट्रोल करेगी तो वो क्रेडिट कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे साख सर्जन आ जाएगा जो नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोली टू एग्जिस्ट। सो सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल, हाँ ठीक है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होने चाहिए। इंडियन रेलवे है जैसे, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री होना चाहिए, इतनी पटरियाँ कहाँ से लाओगे खुद की। और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है। जैसे आपके सीजी सेट में तो पहला क्वेश्चन ही उन्होंने गलत दे दिया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सबसे महत्वपूर्ण जो है फीचर क्या होता है, तो वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन उन्होंने दे दिया आई थिंक ग्रुप इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड मनी इन इंडिया। सो 48 में चलते हैं, ब्रॉड मनी हो जाएगा डी। सो ब्रॉड मनी होगा करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट। तो ये तो हो गया M1। M1 में क्या जुड़ेगा, टाइम डिपॉजिट जुड़ेगा ओनली, ठीक है। तो ये M1, M2, M3, जीरो, M0 जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना वो डायरेक्ट इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए। एंजल कर्व क्या है, तो एंजल कर्व बोलते हैं इनकम डिमांड कर्व को, ठीक है। 49 में ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। सो एरिथमेटिक मीन है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। मोड को कैसे कर सकते हैं, मीडियन को कैसे कर सकते हैं। देखो मीडियन मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया। अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है। हिस्टोग्राम है सपोज जूतों के नंबर है, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 और 9। और हर एक बंदे का एक डब्बा, जूते का डब्बा यहाँ रख देते हैं। 5 नंबर के एक बंदा है, 6 के 2 बंदे हैं, 7 के 3 हैं, 8 के 4 बंदे हैं और 9 के भी 3 हैं। तो ये हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बना। इसमें जो मोड होगा वो हिस्टोग्राम से निकल जाएगा, ठीक है। मोड आ जाएगा हिस्टोग्राम से। मैंने समझा दिया कैसे आएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मीडियन जो आएगा वो आएगा ओजाइव से। सो ओजाइव होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 11th की किताब में है ओजाइव। सो वो होता है लेस देन ओजाइव आएगा और एक मोर देन ओजाइव आएगा, और वो दोनों जहाँ काटेंगे वो आ जाएगा मीडियन। और क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन ही होता है। तो जैसे ही मीडियन आएगा वैसे ही ओजाइव से क्वार्टाइल भी आ जाएंगे, ठीक है। बीच का निकालने पे 1/4 और 3/4 भी, ये दोनों कहाँ से आएंगे, ओजाइव। और ये आएगा हिस्टोग्राम, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन नहीं आएगा, तो 50 में ए हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं। विच सेक्टर हैज़ द मैक्सिमम वेट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। सो इसका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में 77.63% है, माइनिंग में 14.4% है, और इलेक्ट्रिसिटी में 8% है। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। सो एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कि फिक्स कैपिटल थी उसको कंज्यूम कर लिया आपने, तो कैपिटल की वैल्यू कम हो गई, डिप्रिशिएट हो गई। तो इसमें सी हो जाएगा। ये नेट में भी पूछा था इस बार। द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट, कंपेरेटिव एब्सोल्यूट एडम स्मिथ और कंपेरेटिव रिकार्डो साहब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेबिट आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो क्रेडिट जो आया, डेबिट जो गया, गया क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड करेंगे तो पैसे जाएंगे ना, तो हो गया। सो एनी फाइनेंशियल फ्लो जिसकी वजह से मनी लिविंग द कंट्री वो डेबिट में आएगा। फॉर एग्जांपल फॉरेन एड गिवन टू श्रीलंका, श्रीलंका को हम पैसे दे रहे हैं, वो भी डेबिट में आएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन, जैसे ईरान में जैसे पोर्ट है चाबाहार, चाबाहार नाम है शायद उसका, तो उसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रही है, तो वो भी डेबिट आइटम में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो एक आता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल आते हैं। विजिबल में मर्चेंडाइज आता है, इनविजिबल में सर्विसेज आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, और रिमिटेंस आता है, ठीक है, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 55 में सी हो जाएगा। अपना खेत अपना, ये ये थोड़ा करंट का सा क्वेश्चन है। न्यू स्कीम नरेगा, ये राजस्थान में लॉन्च हुई थी, बी।
वेलफेयर एस्पेक्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ राइज ऑफ नेशनल इनकम टेक प्लेस फॉल। सो वेलफेयर की बात आती है तब तो वो आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण, राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण होगा। सो पीगू के अनुसार रीडिस्ट्रीब्यूशन में वेलफेयर बढ़ेगा अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट रहे। सो नेशनल इनकम राइज फॉल के ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट भी रहे तब भी वेलफेयर बढ़ सकता है जब क्या हो, वितरण हो, अमीर से गरीबों की तरफ ट्रांसफर हो। सो इसमें डी उपयुक्त आंसर लग रहा है। क्लोज इकोनॉमी क्या है? ओटार्की भी बोलते हैं इसको, ओटार्की। और क्लोज इकोनॉमी वो है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है। सो 58 में आ जाएगा सी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। फिर चलते हैं 59 में। इन्फ्लेशन इंडिया में मेजर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है, सीपीआई। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट। हु एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन? सो ये नेट PYQ है, सो इसमें हो जाएगा मार्शल, ठीक है। 61 चलते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी किसने अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी किससे रिलेटेड है? सो परचेजिंग पावर पैरिटी है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। सो ये किसने दिया था? PPP किसने दिया था? ये दिया था गुस्ताव कासल, गुस्ताव कासल ने। और इंडिया जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। PPP में अगर इंडिया को देखें ना, परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो थर्ड लार्जेस्ट आती है। और डायरेक्ट GDP में देखें ना, प्राइस में, तो फिफ्थ लार्जेस्ट आती है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का रिलेटिवली कंफर्टेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है ना, तो PPP में इंडिया ज़्यादा आ रही है। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ कॉन्सेप्ट? सो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है मॉडर्न में क्या बोलते हैं लोग? फ्री ट्रेड करो, ठीक है। मॉडर्न जो थ्योरी आप पढ़ोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल? सो एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए हम फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रैशनिंग का मतलब ये होता है कि कौन कौन डॉलर यूज़ कर रहा है, RBI लिमिट कर सकती है, रैशन कर सकती है, ठीक है। डोमेस्टिक लोन इससे रिलेटेड नहीं है, एक्सचेंज कंट्रोल से रिलेटेड। एफ्लुएंट सोसाइटी किसने दी थी? ये दी थी गेलबर्थ ने। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर? सो जॉइंट सेक्टर अपने दत्त साहब ने दिया था, दत्त कमेटी। और दत्त इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल, सो इस कमेटी का नाम था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी। की लाइसेंसिंग पॉलिसी है, जो लाइसेंस राज चलता था तो उसमें पावर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास थी और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है ना सफ़र करती थी, तो उन्होंने जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप होगी और रिकमेंडेशन पर ही मोनोपोलीज एंड रिजर्व रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, MRTP एक्ट जो बोलते हैं ना, MRTP आपने सुना होगा, MRTP MRTP एक्ट, इकोनॉमिक सर्वे में सुना होगा, वो भी दत्त कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे बना है। MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। सो जॉइंट सेक्टर दिया था दत्त। द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी एसोसिएटेड विद रेगनर नक्स। अब रेगनर नक्स तो भाई साहब इसमें है नहीं, तो ये कर दिया उन्होंने डिलीट। वैसे किंडलबर्गर ने भी, अगर इनमें से देखा जाए तो किंडलबर्गर ने भी बताया था कुछ, क्या बताया था? रेगनर नक्स ने 1953 में रीजन ऑफ विशियस सर्किल जो बताया था, वो बताया था लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कि कारण क्या है, चक्कर टूट क्यों नहीं रहा, उसका था लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और किंडलबर्गर ने क्या बताया? द स्मॉल साइज ऑफ मार्केट, मार्केट इतना छोटा है कि तुम कितनी मेहनत कर लो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो किंडलबर्गर थोड़ा बहुत रिलेटेड था विशियस सर्किल के, लेकिन उन्होंने बोनस कर दिया क्योंकि बच्चों ने डाला हुआ कि भाई रेगनर नक्स तो इसमें है ही नहीं, रेगनर फ्रिस्क दे रखा है। पेरेटो इन विच सिचुएशन कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी इज वैलिड? तो इसका होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, पर ये भी इन्होंने बोनस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। सो डिलीट आई थिंक क्यों किया ये समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है जो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन। अगर आपको पता है कि इसको बोनस क्यों किया है तो ज़रूर मुझे बताएं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। स्टैगफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। While analyzing the marginal productivity theory of distribution, Clark gave emphasis on demand for labor. So क्लार्क ने डिमांड साइड कंसिडर करी, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर एंड इग्नोर्ड द सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर को इग्नोर किया। लेकिन मार्शल और हिक्स ने
सप्लाई, अगर मार्शल और हिक्स लिखा होता क्वेश्चन में तो बोथ डिमांड्स एंड सप्लाई आता। वाइल एनालाइजिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लार्क ने तो ज़्यादा जोर किस पे दिया, डिमांड फॉर लेबर में, और मार्शल और हिक्स ने दोनों पे दिया, तो इसमें ए हो जाएगा। प्रॉफिट इज लीगलाइज्ड रॉबरी, तो ये कहा था मार्क्स ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। इन ए कम्पिटिटिव मार्केट ए टैक्स ऑन वेज इनकम फॉल्स होली ऑन लेबर इफ लेबर सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। सो परफेक्टली इनइलास्टिक लेबर सप्लाई कैसा होता है, मतलब वेज रेट घटने पर भी लेबर सप्लाई बनी रहे, लोगों को कितने भी कम पैसे दे दो पर लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे, बोल रहे हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। सो टैक्स लगाएगा। सो सपोज पहले सबको 100 रुपये मिल रहे थे, सरकार ने बोला भाई इस पर 10% टैक्स लगेगा, तो कंपनी ये थोड़ी बोलेगी कि भाई चलो हम 110 देना स्टार्ट कर देते हैं, टैक्स है ना हम दे देते हैं तुम्हारा। लेबर इतनी अधिकता में है कि वो बोलते हैं कि हम तो 100 ही देंगे, टैक्स अपनी खुद की जेब से दो। सो टैक्स लगाने पर एम्प्लॉयर इनकम सेम रखेगा और टैक्स है ना मजदूरों का कटेगा। सो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है वर्टिकल, सीधा इन इलास्टिक, और हाईली इलास्टिक होता तो हॉरिजॉन्टल होता। ठीक है। इफ द इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज इंक्रीज एट द सेम रेट देन द रिलेटिव इनकम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सभी भाग रहे हैं, दो बस जा रही हैं, दोनों 60 की स्पीड से जा रही हैं, दोनों में बच्चे बैठे हुए हैं, तो दूसरों को लगेगा ना भाई कि एकदम ये तो रुकी भी है बस। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे भी। रियल रेंट कंट्रोल सोर्स, सो रेंट कंट्रोल होता है तो क्या आता है, सो इसका भी इन्होंने 73 में बोनस कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन इसका ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए कि भाई रेंट अगर सरकार बोल दे, एक सरकारी नीति आए भाई बोले कि भाई रेंट जो है एक कमरे का 2000 से ऊपर नहीं जाएगा। सपोज आप दिल्ली में रहते हो और सबने बोल दिया 2000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भाई 2000 लेने के लिए इतनी मत्थापच्ची कौन करे, हम तो नहीं दे रहे, अकोमोडेशन की कमी आ जाएगी, ब्लैक मार्केट हो जाएगा। बोलेंगे भाई गवर्नमेंट में 2000 दिखा देंगे हम, जैसा अभी चल रहा है, और तुम 10,000 दे दो, अच्छा कर दे देंगे, तो ब्लैक मार्केट हो जाएगा। और रिलक्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंट्स टू वेकेंट। सो अभी जो है ना खाली नहीं कर रहे, विद्यमान किराएदार होंगे ना जो वर्तमान वाले, तो उनको पता है भाई 2000 का रेंट है और सरकार बढ़ा नहीं रही है, तो वो खाली नहीं करेंगे। अभी तो क्या करते हैं, किराएदार बोलता है भाई अगले महीने से आपका रेंट है ना 10,000 की जगह 15,000 है, तो ऑटोमेटिक खाली करना पड़ेगा ना। सो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, पर इन्होंने बोनस किया है, पता नहीं क्यों। इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल इज रिलेटेड टू 74 में प्रोडक्शन रिलेटेड है, पैमाने की मितव्ययता और अमितव्ययता। इफ द डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन सच अ कमोडिटी इज कॉल्ड, कि मांग बढ़ रही है कब, जब उसकी वास्तविक आय बढ़ रही है, तो उसकी आय बढ़ रही है तो वो क्या खरीदेगा, आईफोन खरीदेगा, ऑडी खरीदेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा ना, तो वो हो गया लग्जरी गुड। नेसेसिटी में क्या होगा, जैसे पानी, बिजली, तंबाकू, उसमें क्या होगा, बढ़ेगी ना आय, तो लिमिटेड उतना ही खरीदेगा। ठीक है। इन्फीरियर में क्या होगा, इन्फीरियर हो गया डालडा घी या बहुत ही घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल, तो वो नहीं खरीदेंगे ना, ऑलिव ऑयल खरीदने लग जाएंगे, तो इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर कम हो जाएगा। और गिफन गुड है जैसे आलू प्याज, सो प्राइस बढ़ने पर, जैसे प्याज है तो प्राइस बढ़ जाए, प्याज की डिमांड तो बढ़ी ही रहती है। फॉर विच कैटेगरी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज द एंजल्स लॉ एप्लीकेबल, तो ये फूड के लिए। सो एंजल ने इनकम इंक्रीज हो, एंजल साहब ने बोला था कि इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो परसेंट स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेज, कि भाई किसी की 100 का पहले 40%, 40 रुपये वो है ना खाने पे लगाता था, उसकी 200 हो गई, तो वो अब 40% 80 रुपये खाने पे नहीं लगाएगा, और चीज़ें खरीदेगा, वो जैसे लग्जरी गुड हुई, तो वो 40 से 50 कर देगा, थोड़े सेब खाने लग जाएगा पर डबल नहीं होगी। तो जैसे जैसे, तो ये फूड स्टेप की बात हुई थी। डी खाद्यान्न। हु अलोकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन। सो अभी 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसके चेयरमैन अरविंद पानगारिया हैं जो कि नीति आयोग के वीसी थे प्रथम, और रेवेन्यू शेयरिंग जो है 1 अप्रैल 2026 से इनकी रिकमेंडेशन जो आएगी 16th फाइनेंस कमीशन की, उसके बेसिस पे 1 अप्रैल 2026 से जो स्टेट एंड सेंटर के बीच में जीएसटी वीएसटी आता है उसको कैसे कैसे एलोकेट करना है वो डिसाइड करेगा 16th फाइनेंस कमीशन।
IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC की फुल फॉर्म पूछिए। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, ए डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बहुत ज़्यादा ही सिंपल पूछ लिया 11th क्लास वाला। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच वर्कर्स आर इन बिटवीन जॉब्स आर सर्चिंग। सो एकदम घर्षण हो रहा है, बीच बीच में से टुकड़े से गिर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। इनपुट आउटपुट टेक्निक किसने दी थी, बहुत बार पूछा जाता है, वेस्ले लेओन्टिफ ने। मार्शलियन थ्योरी इन कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन एडिक्टिव एडिटिव मतलब उपयोगिता, और इंडिपेंडेंट, एडिटिव एंड इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। सो बोथ ए एंड बी आ जाएगा। मार्शलियन जो था वो था कार्डिनल पे। कार्डिनल का मतलब है कि हर एक यूटिलिटी है, एक यूटिल उसको मेजर कर सकते हैं, दो यूटिल, तो उसको वो एडिटिव भी है और वो इंडिपेंडेंट भी है। अकॉर्डिंग टू द लोनेबल फंड थ्योरी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। विक्सेल ने दी थी ये। तो सबसे पहले जो रेंट इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करेगी किस पे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फंक्शन होगी इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, डिजायर टू होल्ड मनी और बैंक क्रेडिट। ये चार की फंक्शन होगी लोनेबल फंड थ्योरी में। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। सप्लाई कर्व इज रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड, बताओ ये इतना टफ क्वेश्चन आ गया यार, प्राइस के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डिफर्ड पेमेंट है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, बार्टर। सो वस्तु विनिमय के लिए तो पैसे की जरूरत नहीं थी ना, जब पैसा नहीं था तब होता था वस्तु विनिमय। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल्स, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय प्राइस एंड वेजेस। सो एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल क्या बोलते थे, प्राइस एंड वेजेस फुल्ली फ्लेक्सिबल है और मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जो है उसका क्या लेवल होगा वो डिटरमाइन हो जाएगा। और वो बोले थे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और प्राइस, अगर एम्प्लॉयमेंट कम है तो वेज कम होके, अगर लोग बेरोज़गार हैं तो वेज कम हो जाएगा और लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कंक्लूड्स दैट चेंज इन द एग्रीगेट स्पेंडिंग आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय चेंज इन द, बताओ, मनी सप्लाई। ठीक है। फिर 88 का एक और बोनस क्वेश्चन आ गया, ये भी CGPSC ने बोनस बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। सो ये सारे के सारे इन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख दिए हैं कि बिजनेस साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब है कि जब बिजनेस साइकिल उठाव पे है तो क्या होता है, ये तो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। जब ये नीचे गिर रहा है तब क्या होता है, तो उठाव पे तब क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, बजट डेफिसिट कम होता जाता है, कमाई होती है लोगों की खूब, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाता है, और डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि गोडाउन में जो मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स हैं वो कितनी है, सो वो सब बिकने लग जाती हैं तो उस पर इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाता है। तो ये वाले फेज में ये चारों के चारों पॉजिटिव हैं, तो इसमें ये बोनस हो गया। जल्दी चलते हैं। डिक्लाइन इन द रियल जीडीपी, अगर रियल जीडीपी कम हो रही है तो वो क्या है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, डाउन स्विंग है, ऑल ऑफ द अबव। अगर बिजनेस साइकिल में आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले फेज में, तो पहले आएगा रिसेशन, फिर आएगा डिप्रेशन और डाउन स्विंग आएगा, तो तीनों चीज़ें हो गई। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। सो RBI जो है वो गवर्नमेंट बोर्ड एंड गवर्नमेंट GSEC बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनका आदान प्रदान क्रय विक्रय करेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग इन विच द डिफिसिट्स आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड बजट। सो अनबैलेंस्ड बजट दो टाइप का होगा, या तो होगा सरप्लस या होगा डेफिसिट। और डेफिसिट बजट जिसमें टैक्स, लोगों पे और ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है। बैलेंस बजट तो ये है ना कि जितना खर्चा है उतना ही अपने को टैक्स आ रहा है, वो हो गया बैलेंस बजट। तो डिफिसिट बजट में, अनबैलेंस बजट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फॉरेन ट्रेड नहीं है, एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज करती है, फॉरेन ट्रेड नहीं है इसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। सो पोजिशन का मतलब है कि नंबर का क्या है, नंबर ये लेना देना नहीं है, कौन सी पोजीशन है ये लेना देना है, बीच का, तो वो होता है मीडियन। ये सारे सब कैलकुलेट होते हैं ना, ये कैलकुलेट, ये तो बताते हैं ना बीच का, सॉर्ट करके बीच का बताओ। हु रोट द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, किसने लिखी थी भाई ये, केन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग इक्वालिटी इन रूरल एरियाज, तो ग्रामीण क्षेत्रों में समानता कैसे लाई जा सकती है, खाद पे पैसे दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित कर दो, कृषि उत्पाद की राशन व्यवस्था से कर दो, और भूमि सुधार। तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा भूमि सुधार का, लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे लैंड माफिया टाइप रहते हैं, सबके बड़ी ज़मीन रहती है, तो अगर लोगों को लैंड का थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार आ रहा है इस पेपर में, तो क्या होगा, बहुत सारे मजदूर हैं जिनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिल जाएगी, तो इक्वलिटी आ जाएगी, इक्वलिटी की बात हो रही है। तो सबसे इन सारे ऑप्शन में से ये वाला सबसे सही लग रहा है। अमर्त्य सेन जी ने क्या कहा था कि फेमाइन्स, जो दुर्भिक्ष या जो भूखमरी आई थी ना, उसका मेन कारण क्या था, खाना नहीं था क्या, अनाज खाद्यान्न नहीं था, लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म, डिमांड नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, नहीं, वितरण प्रणाली नहीं थी। अमर्त्य सेन जी ने बोला हमारे पास अनाज तो था, गोडाउन में सड़ रहा था, व्यापारियों की गोडाउन में भी सड़ रहा था, गवर्नमेंट की गोडाउन में भी सड़ रहा था, पर लोगों को पहुंचाने के लिए वितरण कैसे करें ये था ही नहीं हमारे पास। इसलिए जो भूखमरी में जिसमें 100 लोग मरने चाहिए थे उसमें 1 लाख लोग मर गए, क्योंकि पहुंचा नहीं पाए। विच बैंक हैज़ गिवन द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, सपोज बताओ कौन सी लेजेंडरी बैंक हो सकती है जो ये स्लोगन दे दे कि भाई लंच वंच कुछ नहीं करेंगे हम, कोई लंच ब्रेक नहीं होगा, ओनली बैंकिंग होगी, तो ये दिया है SBI ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रांट एनी टैक्स रिबेट, सो टैक्स रिबेट जो है, आप इनकम टैक्स भरोगे, 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम जाएगी, प्रोफेसर लगोगे, तो आपका 80C सेक्शन होता है जिसमें आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। तो सेविंग सर्टिफिकेट में आप कहाँ कहाँ बचत करोगे, तो बचत पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए की 1 साल में बचत कर दी, तो उस पर अगर आपका 20% ब्रैकेट में आते हो तो 20,000 टैक्स बच जाएगा, ठीक है। सो नेशनल सेविंग स्कीम भी होता है, प्रोविडेंट फंड भी होता है, ठीक है। क्या क्या नहीं है, इंदिरा विकास पत्र नाम से जो है वो टैक्स रिबेट नहीं देता है। हु हैज़ स्टेटेड द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट डेट लॉक, अब क्रेडिट डेट लॉक जो है वो इन चारों में से किसी ने नहीं दिया था, तो ये हो गया डिलीट। दिया किसने था ये, हार्ट्रे। हार्ट्रे की आपने बिजनेस साइकिल पढ़ी होगी, तो आई थिंक ये हार्ट्रे ने दिया था क्रेडिट डेट लॉक। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, इंडस्ट्री होती है, एग्री होता है, पॉपुलेशन होती है, या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है, तो ऑब्वियसली डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये PDF है, बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है इसमें, आंसर की भी दे रखी है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए जो बोर्ड ने CGPSC ने दिया है, तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये PDF रहेगा, आप कमेंट कर दें अगर PDF, तो मैं फिर से भी डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और अगर आपको लगा है कि थोड़ा बहुत भी इससे फ़ायदा हुआ है तो सब्सक्राइब करें। और दूसरा ये है कि आगे आपको कौन सा PYQ चाहिए वो ज़रूर बताएं। थैंक यू बने रहने के लिए।